हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। दोस्तों, आज हम ये बात कर रहे हैं मेंटेनेंस केसेस की, जहां पर पत्नी ने मेंटेनेंस के केस डाले हैं और पति के पास काफ़ी सारे सबूत हैं। अब बात आती है कि वो जो सबूत होते हैं वो उसको कोर्ट में सबमिट करने कैसे हैं। देखिए, इतने सारे सबूत होते हैं कि मैंने देखा, मैं जितने भी हस्बैंड से बात करता हूँ दे आर ओवर एक्साइटेड। वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, सर मेरे पे तो इतने सारे सबूत हैं, मैं इसकी एक एक लाइन को, एक एक शब्द को झूठा साबित कर सकता हूँ। हो सकता है और होते भी हैं कई बार, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ होता है, एक एक लाइन का कॉन्ट्राडिक्शंस होता है, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। अब बात आती है मेंटेनेंस का केस है, इसमें आपके ऊपर कुछ मेंटेनेंस बंधना है, लड़की ने, आपकी पत्नी ने मांगा हुआ है, आप इसका रिप्लाई फाइल कर रहे होते हैं, रिप्लाई आप बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ गलतियां हस्बैंड की तरफ से होती हैं जिसका नुकसान उसको होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले जब हस्बैंड अपना रिप्लाई फाइल करता है तो उसी समय पे अपने सारे के सारे एविडेंस उसमें लगा देता है, जो जो भी एविडेंस उसके पास होते हैं सब अटैच कर देता है। ऐसे बहुत अधिकतर मामले ऐसे आते हैं। और जब मैंने एक बार एक को समझाया कि भाई ये करना ठीक नहीं है, तो कहता है अरे जब मैं करूंगा तो जज साहब देखेंगे ना, उन्हें देखते ही पता चलेगा हाँ ये तो गलत है, और पहली नज़र में उनको पता चल जाएगा। किसके पास टाइम है? आपको लगता है आपका रिप्लाई पढ़ता है कोई? वहाँ पे रिप्लाई लिया जाता है, फाइल में लगाया जाता है, हटाओ फाइल, ये होता है। तो ऐसी गलत फहमियाँ मत पालिए। अब बात आती है कि एक्चुअल में क्या वो आपको एविडेंस इस तरह से लगाने चाहिए? कभी भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके पास सारे एविडेंस है और आप इसी तरह से सब कुछ अपने रिप्लाई में लिख दोगे और सारे एविडेंस अटैच कर दोगे, तो जब लड़की क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगी ना, वेल प्रिपेयर होके आएगी, सब कुछ समझ के, सारा जस्टिफिकेशन लेके, और कुछ भी आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो आपको कभी भी इस तरीके से एविडेंस फाइल नहीं करने चाहिए। एविडेंस को बचा के रखिए, लेकिन हाँ, अगर आपकी पत्नी के एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रूफ आपके पास है, या आपकी पत्नी एडल्ट्री में और उसके कोई कंक्रीट एविडेंस आपके पास है जिससे उसकी एडल्ट्री साबित होती है, तो ऐसे कोई भी सबूत आपको स्टार्टिंग में अपने रिप्लाई के साथ दे देने चाहिए, या फिर आप जो अपना एफिडेविट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, रजनीश नेहा वाला, उसके साथ में फाइल कर देने चाहिए। क्योंकि वेल सेटल्ड लॉ यही है कि आपकी पत्नी यदि कुछ कमा रही है और वो आपकी इक्विवेलेंट है तो उसका कुछ भी नहीं बनेगा, या अगर वो एडल्ट्री में है तो भी उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा। हालांकि मैक्सिमम टाइम जो कोर्ट होती है वो एडल्ट्री को नहीं मानता है, लेकिन दोस्तों कई बार आपके पास प्रूफ इस लेवल के होते हैं कि कोर्ट को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है कि हाँ भाई दिख रहा है सब तो मानना ही पड़ेगा। और अगर वो एडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं बनेगा। तो यदि ये एजुकेशनल प्रूफ और उसके एडल्ट्री के प्रूफ आप बाद में देते हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक आपका इंटरिम ऑलरेडी बन चुका होगा। यानी अब अगर आप इन शॉर्ट कहो तो एविडेंस को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक तो ये शिक्षा से रिलेटेड और एडल्ट्री से रिलेटेड एविडेंस है, और एक बाकी के एविडेंस है। तो जो शिक्षा से रिलेटेड और एडल्ट्री के एविडेंस है उनको तो आप शुरुआत में ही दाखिल कर दो, और जो बचे हुए एविडेंस हैं उनको आप बाद में दाखिल करना, यानी कि जब आपका एविडेंस का टाइम आएगा तब दाखिल करना। उससे पहले हो सकता है पत्नी अपने एफिडेविट में कुछ गलतियां कर जाए, लेकिन अगर आप पहले ही दाखिल कर दोगे तो अपने एफिडेविट को भी अकॉर्डिंगली देगी और आपका पूरा का पूरा केस खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि आपको एविडेंस तभी फाइल करना है जब उसकी इंपॉर्टेंस है, और बहुत ही सिस्टमेटिकली मेंटेनेंस केस को हैंडल करना है, अगर आपको इसमें फायदा चाहिए या आप मेंटेनेंस को रुकवाना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।